नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात यूसीसी पर, यानी समान कानून पर। दर्शकों, सबसे पहले आज आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर संसद परिसर की है। कल जब सभी धर्मगुरु संसद पहुंचे और एक स्वर में कहा, हम सब एक हैं। स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। हम सब एक हैं कहा प्रधानमंत्री भी थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो सियासतदान हैं जो समान कानून को लेकर जनता के मन में, यानी आपके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, यह बताना जरूरी हो जाता है कि ये यूसीसी, जिसका नाम लेते ही विपक्ष में 440 वोल्ट का करंट लग जाता है, यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? क्यों विपक्ष को यह 440 वोल्ट का करंट लगता है? और क्यों विपक्ष जनता यानी आपके मन में यह भ्रम फैलाना चाहती है कि यूसीसी से देश एक साथ नहीं बट जाएगा? यूसीसी को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। दोबारा दोहरा रहा हूं, समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्म, पंथ और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब होता है सभी धर्म, जाति या पंथ के लोगों के लिए एक समान कानून, यानी वन यूनिवर्सल लॉ। तो ये जो सबको, जो कहा जाता है कि कानून के सामने सब बराबर है, ऐसा है नहीं है। पर जब यूसीसी लाया जा रहा है, जिसके बाद दिस विल बी क्लियर दैट कानून के सामने सब एक बराबर हैं, तो इससे देश बटेगा कैसे? इससे देश बटेगा कैसे, यह मैं समझना चाहता हूं। भारत में क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए एक समान है। देश में दो तरह के लॉ होते हैं दर्शकों, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ अपराध के बारे में होता है क्राइम, जो सभी धर्मों के लिए एक समान है, यानी चोरी कोई भी करे वो चोर है। अगर कत्ल हुआ तो कातिल को एक सजा मिलेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से जात का है, कौन से समाज का है, कौन से धर्म का है, एक लागू होता है। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया या फिर वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सजा एक जैसी होती है। लेकिन यहां पे है खेल, सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है समझाऊंगा, लेकिन सिविल लॉ के मामले में बात अलग हो जाती है। सिविल लॉ को आप सरल भाषा में समझने के लिए फैमिली लॉ भी कह सकते हैं। सिविल लॉ के मामले व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है, यानी पर्सन वर्सेस पर्सन। यानी मैं और मेरे कैमरा पर्सन के बीच, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है पर्सन एक्स, उनका नाम रख देता हूं, अगर उनके बीच में लड़ाई होती है या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, तो वो सिविल लॉ में आएगा, क्रिमिनल लॉ में नहीं। जैसे शादी ब्याह का मामला होता है, व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है, पर्सन वर्सेस पर्सन। इसलिए ऐसे मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। ये क्राइम के मामले नहीं माने जाते। हालांकि आजकल कई जगह है कि शुरुआत वो मैरिटल डिस्कॉर्ड से होता है, लेकिन उसके अंदर क्राइम की कुछ धाराएं जुड़ जाती हैं। दैट कैन बी एन एक्सेप्शन। लेकिन ये सिविल लॉ में शादी के बाद तलाक और तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता, और अगर बच्चे हैं तो तलाक के बाद बच्चे किसके साथ रहेंगे, माता पिता किसके साथ, पिता या पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा उस संपत्ति में, किसको कितना अधिकार मिलेगा, इस सब। बच्चे को गोद लेने का कानून क्या होता है, कैसे होगा, ले सकते हो नहीं ले सकते हो, क्या कोई परिवार का होना चाहिए, ये सब सिविल लॉ के अंदर आता है। सब सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। या किसी व्यक्ति की अगर वसीयत होती है, विल आप जानते हैं ना, ज्यादातर बड़े बुजुर्ग अपनी वसीयत लिख जाते हैं विल। हिंदी पिक्चरों में वसीयत बहुत बड़ा इशू होता है, तो इसलिए सबको पता है वसीयत कि वसीयत में भैया नाम होना चाहिए। लेकिन ये वसीयत किसके अंतर्गत है? क्रिमिनल में नहीं, सिविल लॉ। समझ रहे हैं? तो ये सब संपत्ति किसको मिलनी चाहिए, कैसा होगा, ये सब फैसले सिविल लॉ के मुताबिक किए जाते हैं। अगर देश में सिविल मामले के निपटारे के लिए एक कानून होता
तो शायद यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई विवाद ही नहीं होता। लेकिन देश में जो आज हालात है वो जरा अलग है। दे आर अ बिट डिफरेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देश में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए एक समान कानून लागू होते हैं। वहीं इन मामलों के निपटारे के लिए मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी के पर्सनल लॉ हैं। यानी मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी पर दूसरा कानून लागू होता है। व्हाई? क्यों, पूछता है भारत। जैसे अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है या पारसी है तो उसके तलाक, शादी, संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से होगा। और अगर कोई व्यक्ति ईसाई है या पारसी है या फिर यहूदी धर्म को मानने वाला है तो ऐसे लोगों की शादी, तलाक और संपत्ति का मामला उनके धर्म के पर्सनल लॉ के अनुरूप होगा। उसका जो बेसिक हिसाब है उससे होगा। विपक्ष की जुबान से आप बार बार एक शब्द सुनते हैं, सेक्युलर। जो 14 से पहले आप ये भी सुनते थे कि देखो एक ही सेक्युलर पार्टी है, बाकी तो सब कम्युनल है और कांग्रेस सेक्युलर है। तो वो शब्द उन्होंने पकड़ा हुआ है। सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं कि जिस देश का कानून ही धर्म के अनुसार बटा हो, ऐसे में आप भी ऐसे भेदभाव की संज्ञा दे सकते हैं। ये लोग कहते हैं। दर्शकों, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे साफ साफ समझा जा सकता है कि देश में हिंदू हो या सिख हो या फिर जैन, बौद्ध धर्म का हो, उसे एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं है। ये क्लैरिटी है, एक क्लैरिटी है। और क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। और अगर कोई, यहां पे अगर आ जाता है, अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उसे गैर कानूनी यानी इट्स इलीगल। दूसरी शादी करना अलाउड नहीं है, नहीं है। लेकिन यहां पे धर्म आता है क्योंकि ये सिविल कोड है। इसलिए इन धर्मों में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना शादी आप नहीं कर सकते। अगर आपने डाइवोर्स नहीं दिया है अपनी फर्स्ट वाइफ को तो आप शादी नहीं कर सकते और ना आप रह सकते बिना शादी। और अगर शादी कर लेता है तो वो इट्स अ क्राइम। और फिर सिविल नहीं, वहां पे क्राइम हो जाता है और क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे मामले में 10 साल की सजा तक हो सकती है, प्रावधान है उसका। जबकि अगर यही अगर इस्लाम धर्म में है, तलाक दिए बिना आप 4 शादी कर सकते है, प्रावधान आज तक लागू, आप कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ना तो हम मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये धर्म के हिसाब से देश तो धर्म निरपेक्ष, लेकिन फिलहाल जो देश का कानून है उससे साफ पता चलता है कि धर्म के हिसाब से कानून अलग अलग है। यानी कानून के सामने अगर मैं सपोजिंग बिना तलाक किए कोई हिंदू व्यक्ति बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है, इट्स इलीगल, इट्स रॉन्ग। पर वहीं अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और वो बिना तलाक दिए भी दूसरी शादी करता है, इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसे में अगर देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सही या गलत? आई आस्क यू, मैं आपसे पूछ, इसी पे चर्चा हो रही है इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तो ले आए हैं, बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड ने बोला सब बराबर, इधर वाले हो उधर वाले हो सब बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार के सामने सब बराबर है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ये नहीं कि कपूर हो तो गलत है, खान हो तो सही है, नहीं, सब बराबर। और इसी की तैयारी चल रही है। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि देखो ये तो सिर्फ उत्तराखंड में टेस्ट किया है, उत्तराखंड के बाद यूपी में आएगा, असम में आएगा, यहां आएगा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सब आ जाएगा। तो आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं? बीजेपी इसमें अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स जैसे कि विपक्ष कह रहा है वो देख रही होती तो क्या आपको लगता कि 24 के इलेक्शन से जस्ट पहले समझ रहे हैं आप, इलेक्शन जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में। जी हां, अबू धाबी में एक वो भव्य मंदिर का प्रधानमंत्री 14 तारीख को वहां रहेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो समझ लीजिए एनी मोमेंट, सूत्रों के हवाले से। तो ऐसे में अगर इसमें बीजेपी वोट बैंक पॉलिटिक्स देख रही होती तो क्या जिसे विपक्षी नेता कह रहे हैं इतना बड़ा पंगा लेते?
नहीं, ये बात पंगे की नहीं, ये बात इसकी है कि क्या सही क्या गलत, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम कहते हैं, बड़े बड़े डायलॉग हैं, लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ बहुत, मतलब कानून की आंखों पे पट्टी होती है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। तो बराबर हैं तो फिर कपूर और खान में फर्क क्यों? What is right for one, how can it be wrong for the other? And if it is wrong for the other, how can it be right for one? इसी पे चर्चा है, लेकिन यहां पे धर्म आ जाता है, रिलीजियस वैल्यूज आ जाती हैं। वो कहते हैं हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, क्या उनको पूरी तरह दरकिनार किया जा सकता है? नहीं। तो कहां पे है एक म्यूचुअल पॉइंट? इसी पे है आज पूछता है भारत।